तो राधे राधे साथियों। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है कौन सी वाली, जनवरी टू सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। और इसका ये हमारा सेट नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया। तो याद रखना ये किया है पंजाब राज्य ने। और इसी तरह का एक प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि पंजाब ये सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र यानी कि मैपिंग करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। अगला देखते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है। और अच्छा प्रश्न क्यों है, क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीत लिया है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। अब बात करेंगे ये जो वर्ल्ड कप है, महिलाओं का वर्ल्ड कप है, पहली बात तो ये याद रखना कहां पे हुआ। ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। इसको नीदरलैंड ने जीता। और किसको हराया, यानी कि रनर अप उप विजेता कौन रहा, तो भारत रहा है। और इसी तरह का एक पुरुषों का भी वर्ल्ड कप हुआ है, FIH हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप। वो भी इसका पहला एडिशन है। वो भी हुआ है मस्कट में ही, उसको भी नीदरलैंड ने ही जीता है। लेकिन वहां पे उप विजेता कौन रहा है, वहां पे मलेशिया उप विजेता रहा है, ये याद रखना है। तो दोनों आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किसने 69 नंबर के फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म किसे चुना है। तो आंसर होगा इसका 12th फेल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 69 फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड्स की 2024। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ ये पूछेंगे तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ। चार बातें याद रखनी है कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही, इसमें 12th फेल रही है। बेस्ट एक्टर चुने गए रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। और डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत में पहली मुखी यानी कि ओरल गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम है सहेली, इसकी खोज करने वाले डॉक्टर का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा डॉक्टर नित्यानंद। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी को। ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बताया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और याद रखना अनिल कुमार लाहोटी इसके अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। अरविंद पनगड़िया का नाम जरूर से याद रखना, ये हमारे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और अनीश शाह ये फिक्की के अध्यक्ष बने थे। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पे हुआ था। पहली बार हुआ था, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर होगा इसका गुजरात में। गुजरात के कच्छ में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये योजना भी ध्यान में रखना कि कब शुरू हुई थी। अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर कर देना 10 सितंबर 2020 को ये शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना, फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है, लॉन्च कर दिया हमने। तो इसका उत्तर होगा GSLV F14 से हमने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है आप कह सकते हो ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो मौसम संबंधी जानकारी हमें देगा। और हमने इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो GSLV F14 याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 अभी आया। और इसमें टॉप पर कौन रहा, तो टॉप पर इस पे डेनमार्क रहा है। तो याद रखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की हम बात कर रहे हैं। और इसको जारी किसने किया, इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया। और इसमें दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश, मतलब टॉप पर रहने का मतलब है यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे कम है, तो कहां पर है, वो डेनमार्क में है। और जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट यानी कि 180वें स्थान पर है, कौन है, सोमालिया। सोमालिया सबसे लास्ट में होने का मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर है। अच्छा, तो आप हमने देख लिया, लास्ट देख लिया। भारत की बात कर ले, भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तो 93 नंबर पे भारत है। तो हमें क्या याद रखना है, इंडेक्स का नाम याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। किसने जारी किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। भारत किस नंबर पर है, 93 पे है। और टॉप पे कौन है, डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल बताओ क्या होती है, कोपेनहेगन होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 2 वर्ष की इतनी कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये बनाया है कार्टर डलास ने। और ये किस देश के हैं, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं कार्टर डलास।
माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के ये बच्चे बन गए, ये व्यक्ति बन गए। इनकी उम्र मात्र 2 साल है। अब आपको कि 2 साल तक कैसे चलेगा बच्चा? तो अपने माँ बाप के साथ गए हैं, लेकिन फिर भी इतना छोटी उम्र का कोई पहली बार बच्चा है जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचा है, चाहे वो माँ बाप के साथ ही क्यों ना पहुंचा हो। तो इनका नाम कार्टर दलास से न्यूज में था, तो ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा शीन ए शी, या इसे आप शान बोल दीजिए। देखो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा कि 2024 में ये इसका कौन सा संस्करण है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण है। कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये हुआ। और शुभंकर शीन ए शी या फिर शान, एक्चुअली में ये है क्या? तो वहां का जो हिम तेंदुआ है, जिसे आप क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हो, उसी को ये नाम दिया गया शीन ए शी या शान। ये इसका मैस्कॉट है इस बार का। अब आप मुझे बताएंगे, ये क्योंकि हो चुका है, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो इसको जीता किसने है? पहले स्थान पे कौन रहा ये आप बता दो, बाकी आगे तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। अभी देखे आपको याद है कि नहीं है, जब आपका खुद का भी एनालिसिस हो जाएगा, खुद का भी टेस्ट लग जाएगा आपका बीच बीच में कि मेरे को चीजें याद है या नहीं है, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि ये जो हम रिवीजन वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं ये हमारे लिए कितनी काम की है। क्योंकि हम चीजों को भूल चुके हैं या हमें याद नहीं आ रहा है, तो ये एक हमारे लिए बेस्ट क्लास है। लास्ट टाइम पे ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ चुके हैं, शायद वीकली भी आप पढ़ चुके होंगे, चाहे मंथली भी पढ़ चुके होंगे, मंथली के बाद जो सुपर फास्ट रिवीजन लेकर के आता हूँ वो भी पढ़ चुके होंगे। तो इतना सब अटेंड करने के बाद क्या अभी कोई भी क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछ ले तो वो आपको याद है क्या? नहीं है। तो फिर ये सबसे लास्ट में ये जो रिवीजन क्लास आपके लिए आ रही है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, एक लास्ट ट्रेन है बस ये, इसको अटेंड कर लो, नहीं तो ये भी छूट गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है, एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजीव जोशी ने लिखा है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, एक समंदर मेरे अंदर है, और इसे लिखा है संजीव जोशी ने। और संजीव जोशी कौन है मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डेप्यूटी सीईओ हैं संजीव जोशी। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हमारे दूसरे नंबर के अनिल चौहान। इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लॉन्च किया। तो बुक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाम याद रखना आप, और लेखक का नाम भी याद रखना। मनोज मुकुंद नरवणे आप जानते ही हो, हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और मनसुख मांडविया फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक लिखी है। वैसे अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बन गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, उनका नाम भी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पे कौन रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका तो उत्तर देख लो पहले, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुआ वो कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में। इसका शुभंकर क्या था? वीर मंगाई था। और इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने 53 तो गोल्ड जीते, 46 सिल्वर और 51 ब्रोंज जीते थे। टोटल 150 यहाँ पे इसने मेडल जीते और ये टॉप पे रहा। दूसरे स्थान पे हरियाणा था और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु था। ये हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, एक अफ्रीकी देश है कोमोरोस, इसके राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया ये पूछ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा अजाली असोमानी बन गए हैं। किस देश के? कोमोरोस देश के। अच्छा, ये अजाली असोमानी का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। लास्ट टाइम आपको याद है G20 की अध्यक्षता ये किसने की थी? ये भारत ने की थी। आप लोग बताना इस बार G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो जब पिछले साल इसकी अध्यक्षता हमने की थी तो इसमें हमने एक संगठन को शामिल किया था, अफ्रीकन यूनियन को। आपको याद आ रहा होगा, अफ्रीकन यूनियन को हमने इसमें शामिल किया था, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा में। और उसके अध्यक्ष कौन है? अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष यही है अजाली असोमानी। तब आपने इनका नाम पढ़ा होगा। तो देखो, दो चीजों को आपस में लिंक कर लिया ना हमने। तो याद रखना, कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। कोमोरोस की कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है मोरोनी, और कोमोरियन फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना इसको शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने इस लाभा योजना को शुरू किया है। तो राज्य में जितने भी आदिवासी हैं उनके विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। लाभा योजना, इसका संबंध उड़ीसा से है, इतना याद रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सर्वेक्षण है ये पहली बार हुआ है और अभी एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। आप ही में से किसी स्टूडेंट ने बताया था उनके किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था। तो देखते हैं प्रश्न क्या है कि हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई है। और मैंने आपको बता दिया कि पहली बार देश में इस तरह का स्नो लेपर्ड सर्वे यानी कि हिम तेंदुओं के ऊपर ये सर्वे हुआ है। और ये सर्वे किया किसने? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। इसमें जो डेटा है वो 2019 से लेके 2023 तक का डेटा है, उसके अनुसार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टोटल स्नो लेपर्ड भारत में कितने बताए गए? 718 बताए गए हैं। अलग अलग राज्यों में भी बताए गए। तो दो आप पॉइंट याद रख लो कि सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम कहाँ पर है। तो मैक्सिमम लद्दाख में है 477 और सबसे कम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है मात्र 9 स्नो लेपर्ड। तो टोटल भारत में 718, सबसे ज्यादा लद्दाख में है, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। ये 3 डेटा आप याद रख लो। शायद एग्जाम में जो पूछा गया था वो टोटल वाला पूछा गया था जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रोमेश भट्टाचार्य। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ये किस देश के अभी 17वें राजा बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मलेशिया के। मलेशिया की बात करें तो ये रहा मैप में मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर है, करेंसी होती है मलेशियन रिंगिट। हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति, ये सब एक्सरसाइज हम मलेशिया के साथ में करते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम सर्वत्र है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसका डिजाइन तैयार किया है। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि सर्वत्र क्या है बताओ। तो याद रखना ये एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। मतलब जैसे कि हमारी भारतीय सेना जा रही है, बीच में कोई गड्ढा आ गया, कोई छोटी मोटी खाई आ गई, तो वहां पे ये ब्रिज की तरह काम करेगा। ये है मोबाइल ब्रिज सिस्टम, सर्वत्र इसका नाम है, याद रखना। पर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 की थीम क्या है? थीम पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ये दिवस वैसे मनाया कब जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं। रामसर स्थान कहाँ पर है? ईरान में है रामसर नाम का स्थान। और अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे टोटल हमारे पास रामसर स्थल कितने हो चुके हैं भारत में? तो 85 हो चुके हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये किस स्थान में खोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा असम में खोला जाएगा। तो असम में भी कहाँ? असम के डिब्रूगढ़ में ये पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। इसका नाम होगा केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे मतलब प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज किया जाएगा, ये यहाँ पे होगा। तो याद रखेंगे सिंपल सा, पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये असम के डिब्रूगढ़ में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक ये किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने आईएनएस संध्या को कहां से कमीशन किया, मतलब हमारी सेना में शामिल किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। तो एक तो ये याद रखना आईएनएस संध्या क्या है अगर आपसे पूछेंगे, तो भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। समुद्र में निगरानी बढ़ाने के लिए इसका हमारी सेना इस्तेमाल करेगी। और इस तरह के 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं, उसमें से ये पहला आ चुका है जिसका नाम आईएनएस संध्याक हमने नाम रख दिया। कौन बना रहा है? गार्डन रेज शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता इसका निर्माण कर रहा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। क्या नाम है, कहां से इसको कमीशन किया गया? ये भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। निर्माण किसने किया ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि यूपीआई सुविधा को शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस बन गया है। तो इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, अगर प्रश्न ऐसे आ जाता कि यूपीआई सुविधा या यूपीआई को लॉन्च करने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। पहला यूरोपीय देश तो फ्रांस है और पहला कोई भी देश अगर पूछेंगे तो फिर नेपाल आंसर होगा। यूपीआई को हमने लॉन्च कब किया था? 2016 में। इसको किसने बनाया? एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। यूपीआई के जरिए क्या होता है, आप अपने मोबाइल से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसे भेजते हो वो यूपीआई के थ्रू ही हो रहा है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? आप सबको पता है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया था
और क्या याद रख सकते हो, ये 37 नंबर का है अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, और इसमें राज्य थीम राज्य कौन सा रहा था, तो गुजरात रहा था थीम स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे मान लो एग्जाम में ये पूछ ले कि बताओ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो वो भी हरियाणा में होता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछे भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा किसे की गई, तो इसमें ऑप्शन में आंसर देखोगे तो लाल कृष्ण आडवाणी है। वैसे आपको पता है 5 लोगों को चुना गया भारत रत्न के लिए, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वो पांचों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए इस बार, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो ये आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ याद होने ही चाहिए, तो इसे याद रखना। अगला देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे अभी भारतीय वायु सेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में किया है। एक्सरसाइज का नाम वायु शक्ति है, याद रखना। आयोजन किया इंडियन एयरफोर्स ने, और कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में। इस बार ये एक्सरसाइज दिन और रात दोनों में किया गया, दिन में भी किया गया और रात में भी किया गया। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया, तो याद रखना 2024 को। और वैसे हमारे नेवल चीफ अभी नए बन गए हैं, ये तो पुराने हैं। नेवल चीफ हमारे नए कौन बन गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। आर्मी चीफ भी नए बन गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी उनका नाम है। और एयर चीफ मार्शल तो वो पुराने वाले ही हैं, विवेक राम चौधरी उनका नाम है। और नेवल डे, नौसेना दिवस, ये आपको पता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, और एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे 2024 की थीम क्या है, तो आंसर होगा क्लोज द केयर गैप। तो वर्ल्ड कैंसर डे याद रखना, ये मनाया कब जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्लोज द केयर गैप है। एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है, वो 7 नवंबर को। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, ये अच्छा प्रश्न है, कहाँ पे हुआ था याद रखना, ये इंदौर में इसका आयोजन हुआ। और वेटलैंड डे आपको पता ही है, हमने 2 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड ह्यूमन वेलबींग, और इसका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था। इंदौर में भी अगर पूछे किस झील में इसका आयोजन हुआ था, तो वहां पे सिरपुर नाम की झील है, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बोट ये आपको पता है स्पीकर ईयरफोन वगैरह बनाती है, तो रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किसने जीत लिया है, तो इसको जीत लिया है कर्नाटक ने। तो ये हुआ कहाँ पे था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कर्नाटक ने जीत लिया, किसे हराया फाइनल में, आंध्र प्रदेश को हराया। तो अगर आपसे पूछा जाए ना नागेश ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट से ही इसका संबंध है, लेकिन और भी क्लियर याद रखना, ये ब्लाइंड T20 मेंस क्रिकेट की ट्रॉफी है, नागेश ट्रॉफी इसको कहते हैं। अभी इसका कर्नाटक ने जीत लिया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि अभी किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 को जीता है, तो आंसर इसका हो जाएगा दिस मोमेंट। देखो पहली बात करते हैं कि ग्रैमी अवार्ड इस बार इसका 66 नंबर का एडिशन हुआ, कहाँ पे आयोजन किया गया, लॉस एंजल्स अमेरिका में। ये जो ग्रैमी अवार्ड से किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये प्रश्न आएगा, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है, अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकेडमी देती है। और अभी एक भारतीय एल्बम ने ये अवार्ड जीता है, उस एल्बम का नाम दिस मोमेंट है। और कौन सा अवार्ड मिला इसे, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड मिला है। इसको शक्ति ब्रांड ग्रुप ने इसको तैयार किया इस एल्बम को, और इस शक्ति ब्रांड ग्रुप में 4 भारतीय हैं, उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया है। वो भी नाम मैं आपको बता दूं, तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, और गायक हैं शंकर महादेवन, और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो पूरी लिस्ट तो मैं आपको ये आपके सामने रख देता हूँ, इसमें भी अगर देखना चाहो आप तो ये देख लो, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये किसे चुना गया है। बाकी जो भारतीय हैं वो नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दिस मोमेंट इस एल्बम का नाम है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का भी विश्व रिकॉर्ड किसने बना लिया है, तो आंसर होगा ओलेग कोनोनेंको ने बना लिया है। और ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। अभी अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है, तो इतना सा याद रखना। बाकी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना 12 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले यात्री बने थे यूरी गागरिन, यूएसएसआर से थे।
इसीलिए 12 अप्रैल को ये दिवस मनाते हैं। और ये आ जाएगा यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ये मनाया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे हम मना रहे हैं 23 अगस्त को, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लॉन्च किया था, लैंड किया था इसी दिन 23 अगस्त 2023। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा अदिति गोपी चंद को। याद रखना ये तीरंदाज हैं, आर्चरी प्लेयर हैं, भारतीय हैं और अभी इन्हीं को ये सम्मान मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्हें इससे पहले अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2023 में ही, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुजेन स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1931 में। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं यमन देश के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अहमद अवद बिन, यहाँ पे इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यमन की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो होती है सना और यमनी रियाल यहाँ की करेंसी होती है। आपको याद होगा पिछले साल बंगाल की खाड़ी में एक मोचा नाम का चक्रवात आया था, उसका नाम मोचा यमन ने ही रखा था। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर जाएगा डॉक्टर बीना मोदी को। तो मोदी एंटरप्राइजेस की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन है डॉक्टर मीना मोदी। इन्हीं को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ पे सम्मानित किया गया और किसने किया? तो अभी जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आयोजन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इनको ये सम्मान मिला। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इनको ये सम्मान दिया है। सिंपल सा, सम्मान का नाम याद रखना, अवार्ड का नाम याद रखना। और किसे मिला? डॉक्टर बीना मोदी को। अच्छा, ये सविता कंसवाल इंपॉर्टेंट नाम है। ये एक उत्तराखंड की पर्वतारोही है, वैसे तो अभी निधन हो गया इनका, और मरणोपरांत थी। अभी तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला था, तो ये भी ध्यान में रखना। और सुधा मूर्ति की बात करें तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी थी। अगला देखते हैं। पर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए हैं? तो नायब बुकेले बन गए हैं, ये नाम याद रहेगा। और अल सल्वाडोर की अगर बात करें कैपिटल क्या होती है? सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल होती है। तो याद रखना कौन? नायब बुकेले इसके प्रेसिडेंट फिर से बन गए। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अब यहाँ से एक प्रश्न यह आएगा आपके माइंड में, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 28 फरवरी को ये दिवस मनाते हैं। इसकी ये इस बार थीम है। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट हुआ करते थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट की खोज की थी। और वैसे उसी के लिए 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसीलिए 28 फरवरी को ये दिवस होता है और इस बार की थीम आपको ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो या फिर यूं पूछ सकते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो आंसर होगा गुजरात। तो याद रखना भारत का प्रमुख थिएटर महोत्सव है ये, नाम मैंने आपको बताया, भारत रंग महोत्सव इसका नाम है। गुजरात के कच्छ जिले में इसका आयोजन किया गया और थीम थी वसुदेव कुटुंबकम वंदे भारंगम। वैसे तो भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग 15 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन शुरुआत गुजरात के कच्छ जिले से ही इसकी हुई थी। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अच्छा, थिएटर से एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर किसे कहा जाता है? तो याद रखना धानु यात्रा महोत्सव को कहा जाता है, जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। ये जरूर याद रखना। अब अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला ये कहाँ पे रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में रखी गई है। हैदराबाद में भी कहाँ पे? हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में ये देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इतना ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया है? तो आंसर होगा गोवा में किया है। तो क्या होगा यहाँ पे? तो इतना सा समझ लो कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अगर सी में, समुद्र में कोई हादसा हो जाए तो वहां पे आप सरवाइव कैसे कर सको, या अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको जाना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो कहाँ पे सी सर्वाइवल सेंटर ये कहाँ पे खोला गया? तो गोवा में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा निरंजन शाह के नाम पे रखा गया है। पहले तो ये याद रखना गुजरात के राजकोट में है ये सौराष्ट्र
क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, और इसका नाम बदलकर अभी पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ प्रशासक निरंजन शाह के नाम पे इसका नाम रखा गया। वैसे आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे। ये भी आपको गुजरात में मिलेगा। गुजरात में भी कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में ये आपको मिलेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा नीमा सारीखनी ने जीता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये यूके की फोटोग्राफर है नीमा सारीखनी। और किस फोटो के लिए इनको अवार्ड मिला? तो आपने देखा होगा एक आइसबर्ग पर एक पोलर बियर सो रहा था, तो उसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। उस फोटो को बोला गया आइस बेड, याद आया होगा। तो इनका नाम है नीमा सारीखनी। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछ रहे हैं। और ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच की जो सीमा है वहां पे हम बाड़ लगाएंगे, तारबंदी करेंगे। तो याद रखना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर है। और ये तारबंदी यानी कि बाड़ क्यों लगाएंगे? ताकि इधर से उधर कोई भी व्यक्ति आ जा ना सके, क्योंकि वहां से आतंकवादी यहाँ पे आराम से प्रवेश कर जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए ये तारबंदी की जा रही है। और म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो वो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है म्यांमार क्यात। और पिछले साल, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, दिसंबर 2023 में ही म्यांमार में एक चक्रवात आया था जिसका नाम है मोचा, जिसका नाम यमन ने रखा था मोचा। और यहाँ पे मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा उसका नाम है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार में। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को समर्पित है ये बापू टावर। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 120 फुट ये ऊंचा है। कहाँ पे? बिहार के पटना में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव जी की 242 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा ईशा फाउंडेशन ने। तो ईशा फाउंडेशन ये आदि योगी भगवान शिव की 242 फुट ऊंची ये प्रतिमा बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? तो नोएडा एयरपोर्ट में, जिसे आप पहले जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते थे। तो कौन बना रहा है? ईशा फाउंडेशन बना रहा है। जो सदगुरु जग्गी वासुदेव है उन्हीं का ये फाउंडेशन है। हाइट याद रखना 242 फुट इसकी हाइट है। और भगवान शिव जी की एक प्रतिमा बन चुकी है राजस्थान के नाथ द्वारा में, आपको मिल जाएगी 369 फुट वो ऊंची है, जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। और भगवान शिव जी का ही, या यूं कहूं कि ओम के आकार का एक मंदिर है जो दुनिया का पहला है ओम के आकार में बना हुआ मंदिर, वो भी आपको राजस्थान में मिलेगा। और राजस्थान में भी कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान के पाली में आपको मिलेगा, वो भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बुक से है। क्या है बुक? AI एंड द नेशनल सिक्योरिटी। इस बुक को किसने लॉन्च किया है ये पूछ रहे हैं। तो इसको लॉन्च किया अनिल चौहान ने, जो कि हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और बात करें इसको लिखा किसने है, तो 2 जनों ने लिखा है, विजय खरे और अमित सिन्हा ने इस बुक को लिखा है, लॉन्च किया अनिल चौहान ने। इतना साथ ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और अगला देखें उससे पहले पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया बीच में, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा मुझे पता है। और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। तो देखो, आप इसे सपोर्ट करोगे तो रेगुलर वीडियोस बनाने में मुझे भी मजा आएगा, ये आप समझ सकते हो। मेरी भी इच्छा है आपके फटाफट जितने भी सेट बनते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूं, एक प्लेलिस्ट अलग से बना के रख दूं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का उत्साह भी तो मुझे नजर आना चाहिए। सिर्फ मैं अपनी तरफ से मेहनत करता रहूं, मुझे सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, तो फिर मुझे भी कैसे मजा आएगा काम करने में। मतलब एक टीचर पढ़ा रहा है यूं समझो, और सामने बच्चे ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो फिर कैसे वो टीचर पढ़ाएगा, उसका कैसे मन लगेगा। तो इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, इन्हें अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना और लाइक भी कर देना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक तो 38 है। देखो, इंडेक्स आप याद रखो, ऐसे याद रखा करो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है ये। मतलब क्या क्या याद रखने वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया। भारत की रैंक क्या है? भारत 38 पे है। टॉप पे कौन है? सिंगापुर है, दूसरे पे फिनलैंड है। तो ये आप ध्यान रखो बस। वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक देखना चाहते हो तो ये देख लो
इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में मिलेगा। और प्रेसिडेंट जरूर याद रखना अजय बंगा है, भारतीय मूल के, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये था आपका सेट नंबर 3 जिसमें हमने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आपको, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये हमने कवर कर लिए हैं। बाकी अब देखो 3 सेट हो गए तो इसका प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा। पहले मैं इंतजार कर रहा था 2-3 सेट हो जाए तो फिर प्लेलिस्ट बनाऊं। आप प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे सारे वहीं पे। आज का होमवर्क प्रश्न ये आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, और इसके स्टैटिक भी बताइएगा। कंट्री न्यूज है कजाकिस्तान। बाकी आज के लिए इतना ही, राधे राधे।